हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आशा करती हूँ आप लोग पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे, क्योंकि आज का क्लास पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है। और अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें। अभी तक आप लोग देखें कि किस प्रकार गंगा घाटी क्षेत्र में वैशाली, अंग, मिथिला जैसा क्षेत्र फलीभूत हुआ। उन्हीं सब में भारत का सबसे प्रतापी और विशालतम राज्य मगध अपने तत्कालीन वास्तविक स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त करता है, इसके बारे में देखेंगे। तत्कालीन समय 600 ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग प्राचीन भारत में करेंगे। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। साथ ही जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी यह वर्णित है कि 600 ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपद में बटा था। उसी में से एक जनपद था मगध। मगध की प्राचीनतम जानकारी, उसके आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होता है। महाभारत से यह पता चलता है कि गंगा के उत्तर में विदेह और दक्षिण में मगध राज्य स्थित था। आप यहाँ देखेंगे ये स्थान गंगा का क्षेत्र है और इसके उत्तर में विदेह था और दक्षिण में मगध जैसा साम्राज्य था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के हिसाब से ज्ञात वंशावली में सबसे प्राचीनतम वंशावली बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के संस्थापक राजा बृहद्रथ ही थे। इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज, जो वर्तमान में राजगीर है, उसे बनाया। गिरिब्रज का अन्य नाम था वसुमती कुशाग्रपुर। बृहद्रथ वंश में सबसे प्रतापी शासक के रूप में जरासंध का विवरण मिलता है। जरासंध आप लोग ने नाम सुना होगा। ये कंस की बहन से इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध राजगीर में हुआ था। इसका साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। जब कभी राजगीर आप जाएंगे तो उनके जिस स्थान पे जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था, वह अखाड़ा आज भी सुरक्षित है। इसके अंतिम शासक के रूप में रिपुंजय का विवरण मिलता है। रिपुंजय के शासन काल में इसके दरबार में एक मंत्री था पुलिक। पुलिक ने रिपुंजय का वध करके इस बृहद्रथ वंश को खत्म किया और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे आसीन किया। और बिंबिसार के गद्दी पर आसीन होते ही मौर्य साम्राज्य में हर्यक वंश उदय हुआ। आज हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। इसमें बिंबिसार के बारे में देखेंगे, अजातशत्रु के बारे में देखेंगे, उदयन के बारे में देखेंगे और इसके अंतिम उत्तराधिकारी वगैरह के बारे में जानेंगे। साथ ही शिशुनाग को देखेंगे, जिसमें शिशुनाग, काकवर्ण यानी कालाशोक, साथ में नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे, इनके बारे में जानते हुए यह जानेंगे कि किस प्रकार घनानंद के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। तो चलिए आज का अन्य वंशावलियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो सबसे प्रतापी और सबसे प्रारंभिक वास्तविक संस्थापक में से सब आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। माना जाता है मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही थे। अभी जैसा कि मैं बताई कि पुलिक इनके पिता थे। इन्होंने रिपुंजय का वध किया और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर आसीन किया। इनका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व रहा। महावंश से यह ज्ञात होता है कि जब बिंबिसार का राज्याभिषेक कराया जा रहा था, उस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी और वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे आसीन हुए। चित्र में ये बिंबिसार हैं। प्रारंभिक तौर पर बिंबिसार अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। वे अन्य राज्यों के साथ, उनकी राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ किए थे। इसमें से कुछ वैवाहिक संबंध के बारे में देखते हैं।
कौशल राजकुमारी कौशल देवी, कौशल के राजकुमारी जो कौशल देवी थी, इनके साथ इन्होंने विवाह किया और बदले में इन्हें दहेज स्वरूप काशी प्राप्त हो गया। काशी प्राप्त होने से अपना राज्य विस्तार मगध का काशी तक कर लिए। उसके बाद इन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। वैशाली के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से मगध का जो उत्तरी सीमा था उसे इन्होंने सुनिश्चित कर लिया। उसके बाद मद्र की राजकुमारी से विवाह किया जो थी क्षेमा। राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बिंबिसार वैवाहिक संबंध को स्थापित किया और इसके मुख्य नीति में यह एक नीति था। बिंबिसार अंग के जो अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त को पराजित किया यहाँ और अंग को मगध में मिला लिया। इन्होंने अवंती पर भी शासन करना चाहा, परंतु युद्ध के दौरान ही वहां के शासक चंड प्रधोत महासेन बीमार पड़ गए थे। वह एक पांडु रोग से ग्रसित थे। जब यह बीमार पड़े तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रधोत महासेन की इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार द्वारा अस्थायी सेना रखे जाने के कारण इसे सैन्य कहा गया। इससे पूर्व यह ज्ञात नहीं होता है कि कोई भी राजा अस्थायी सेना रखता था। राजगिरी उस समय की मगध की राजधानी थी। इसे महागोविंद नामक वास्तुकार ने निर्माण किया था। अब जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व रहा। यह मान्यता है कि अजातशत्रु अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर यह मगध के साम्राज्य पर आसीन हुआ था। इसका बचपन का नाम कुनीक था। यह अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान इसके द्वारा किए गए कुछ युद्ध में 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। पहला है कौशल के साथ। कौशल जो कि इससे पूर्व बिंबिसार वहां वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और काशी को प्राप्त किया था। वहीं अजातशत्रु उसके साथ युद्ध किया। कौशल के नरेश प्रसेनजीत थे जिसके साथ इसने युद्ध किया और काशी को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि बिंबिसार के बाद काशी फिर से प्रसेनजीत के शासन में चला गया था। इस प्रकार अजातशत्रु काशी को प्राप्त करता है। साथ ही संधि के तहत कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह किया। दूसरा महत्वपूर्ण है वज्जी संघ। वज्जी संघ उस समय कई राज्यों को मिलाकर एक संघ का रूप धारण किया हुआ था। अजातशत्रु ने एक कूटनीति के तहत अपने मंत्री वस्साकार को वज्जी संघ में भेजा और वहां सबसे पहले फूट डलवाया। फूट डालने के बाद जब वज्जी संघ की स्थिति कमजोर हो गई तब वज्जी संघ को उसने पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के काल में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध संगीति मुख्य रूप से 4 हुआ, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन बौद्ध धर्म में करेंगे। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के काल में। स्थान था राजगीर। अब जानेंगे अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन के बारे में। जिस प्रकार उदयन ने अपने पिता को बंदी बनाकर हत्या कर शासन प्राप्त किया था, उसी प्रकार उदयन ने भी अजातशत्रु का हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पे बैठा। उदयन शासक बनने से पूर्व चंपा का गवर्नर था। उदयन के शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सोन गंगा और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। बाद में अभी तक जो राजगीर मगध का राजधानी हुआ करता था, वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे हमें जरूर याद रखें। हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में नागदशक का वर्णन मिलता है। नागदशक का वध कर शिशुनाग एक अन्य वंश का स्थापना करता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इनका राज्याभिषेक 414 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने जब यह शासन प्रारंभ किए थे तो राजधानी राजगृह थी, लेकिन
अपनी राजधानी स्थानांतरित कर वैशाली लेकर चले गए। अभी तक अवंती पर किसी ने विजय स्थापित नहीं किया था, ना ही अजातशत्रु, ना ही उदयन, ना ही बिंबिसार। शिशुनाग प्रथम शासक थे जिन्होंने मालवा के अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग का सबसे प्रतापी उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कालाशोक का राज्याभिषेक 418 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से स्थानांतरित कर पुनः पाटलिपुत्र ले गए और यहाँ से पाटलिपुत्र मगध की अस्थायी राजधानी बन गई। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। शिशुनाग के अंतिम शासक के रूप में महानंदी का विवरण मिलता है और महानंदी को सत्ता से हटाकर महापद्म नंद ने नंद वंश का स्थापना किया था। तो इस प्रकार नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद भारतीय इतिहास में पहले शूद्र जाति के शासक बने। यह ब्राह्मण विरोधी थे, क्षत्रिय विरोधी थे, इसलिए इन्होंने क्षत्रियों का नाश करना इनकी नीति में प्राथमिकता प्राप्त थी। इसी कारण क्षत्रियों का नाश करने के कारण इसे सर्व क्षत्रांतक भी कहा गया। यह अपने आप के लिए एक राट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के काल में सबसे प्रमुख है कलिंग पर विजय। इन्होंने कलिंग पर विजय किया और वहां से जीन की मूर्ति उठाकर मगध ले आए। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। कौशल को भी इन्होंने जीत कर वहां एक विद्रोह हुआ था जिसका पहले इन्होंने दमन किया और उसे अपने नियंत्रण में लेकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंदवंश के शासक महापद्मनंद अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तरी कर्नाटक तक कर लिया। अभी तक जो मगध की स्थिति थी वह दक्षिण भारत में भी सुदृढ़ हो चुकी थी। नंदवंश के अंतिम शासक के रूप में घनानंद का विवरण मिलता है। इसी के समकालीन था सिकंदर, जो कि विश्व विजयी के मंशा से भारत आता है और घनानंद की बड़ी सेना को देखकर इसके सैनिक हतोत्साहित हो जाते हैं और यह युद्ध नहीं हो पाता है, फलतः सिकंदर वापस लौट जाता है। यह अंतिम शासक था घनानंद। इसी को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था, जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने देखा बृहद्रथ वंश को, हर्यक वंश को। हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के बारे में जाने। उसके बाद फिर शिशुनाग वंश देखा और मौर्य साम्राज्य में का स्थापित होने से पूर्व नंद वंश को देखा, किस प्रकार घनानंद का अंत होगा और फिर मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया जाएगा। अध्याय से संबंधित मैं प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करवा रही हूँ, जिसे आप लोग अवश्य देखें और सुनिश्चित करें कि इस अध्याय से आपने कितना सीखा। वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।